बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बीएड कोड 8615 मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बुक को रिव्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कंप्लीट उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन करना है अपने डेफिनेशन और कंसेप्ट बताना है अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन बताए, उसके कंसेप्ट बताए और उसके फंक्शन बताने हमने। ये सबसे पहले हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग पीपल और थिंग। मैनेजमेंट एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर आप कंट्रोल करते हैं लोगों को और चीज़ों को। यानी एक ऐसी मैनेजमेंट जो कि चीज़ों को कंट्रोल करती है वो क्या कहलाएगी, वो मैनेजमेंट कहलाएगी। अब मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, इज एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। मैनेजमेंट होता है एक आइडिया, एक नज़रिया कि आप एक स्कूल के अंदर काम करें तो वहाँ पे एक ऐसी मैनेजमेंट हो जो कि कोई भी काम शुरू होने से पहले उसके ऊपर काम करे, वर्क करे और एक नज़रिया बना के दे दे, एक आइडिया दे दे कि आप इस काम को इस तरीके से करें तो आपका काम जो है वो बेहतर हो जाएगा। अब इसके सिग्निफिकेशन कुछ फंक्शन जो है वो हमने लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन हमने लिखा हुआ है प्लानिंग। मैनेजमेंट क्या करती है, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके वो काम करते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, मनसूबाबंदी करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल है तो उन्होंने 10 क्लास का सेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले वो मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करे कि हम 10 क्लास स्टार्ट करें या ना करें। सबसे पहले वो ये प्लानिंग करेगी, फिर वो करेगी ऑर्गेनाइज करेगी टीम को कि वो 10 क्लास को पढ़ाने के लिए हमारे पास कितने टीचर होने चाहिए। वो फिर वो टीचर जो है वो और हायर करेंगे। थर्ड हो जाएगा मेकिंग डिसीजन। फिर वो डिसीजन लेंगे कि जो हमने टीचर हमने हायर किया है क्या वो क्वालिफाइड है या नहीं है, या कितने किस्म के क्वालिफाइड होने चाहिए, कितने को टीचर क्वालिफाइड हो। फिर हो जाएगा यूटिलाइज मटेरियल फॉर ह्यूमन बेनिफिट। फिर वो सोचेगी कि हमें कुछ ऐसे आदमी लेकर आए, ऐसे हम आदमी लाए जो कि चीज़ों का जो इस्तेमाल जो है वो अच्छे तरीके से करना जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अचीविंग एक्सेप्ट गोल। फिर वो अपना एक गोल सेट कर लेगा जी हमने जो 10 क्लास लेकर आए हैं हम उसके मुताबिक अपनी टीम बना चुके हुए हैं और ये टीम जो है ये वाला गोल हम अचीव करेगी। मोटिवेटिंग एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन रिसोर्स। अब वो जो टीम लेकर आई है अब मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको मोटिवेट करेगी और उसको वो तमाम वसाइल फ्राहम करेगी कि वो उस गोल को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करे। यूटिलाइजेशन होता है कि वो टीम जो उनसे मैनेजमेंट जो उनसे वो उस टीम को राज़ी करने के लिए हर किस्म की चीज़ें अपनाएगी, हर किस्म के तौर तरीके अपनाएगी ताकि उनका जो गोल है वो हासिल हो सके। अब इसके अलावा आप अपने पास से कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जितनी आपको लेंथ हो क्वेश्चन के अंदर आपने आंसर देख लेना है कि कितने पेजों का आंसर होना चाहिए, आप उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आगे खींच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कंट्रोलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो जो स्टाफ आपने मुकर्रर किया होगा आपने उन तमाम स्टाफ के नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह आपने लिख लेने हैं ताकि जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े आप उनसे रब्ता कर सकें। ईजी वे टू अचीव गोल, आपने वो हर आसान तरीका ढूंढना है जिसमें आप जो है अपने स्कूल का मेयार बेहतर करने के लिए जो आपने गोल मुकर्रर किया हुआ वो हासिल करने के लिए आप हर वो तरीके अपनाएं तो जो आसान से आसान तर हो। रिड्यूस कास्ट, अब वो मैनेजमेंट कुछ ऐसे तरीके ढूंढेगी कि उनमें जो अचीव करना हो उन्होंने गोल वहाँ पे उनको कम से कम रकम दरकार हो। इंसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, मशवरे को देख के चलना, यानी कि उस टीम को वो एक पेज दे देगी कि उस पेज के ऊपर वो तमाम अपना स्केच बना के दे देगी कि ये हमने एक स्केच बना दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर देख के चलना है और आप अपने अपना जो गोल हमने मुकर्रर किया अपने वो गोल को अचीव कर लेना है। अब फीचर क्या हो गया मैनेजमेंट के, कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। उन्होंने पहले 10th क्लास को देखा कि हम 10th क्लास की हम अचीवमेंट करने हैं, 10th क्लास को हम लेकर आ रहे हैं, हम 10th क्लास को कैसे चलाएंगे। उन्होंने वो गोल मुकर्रर किया और उन्होंने हासिल किया। फिर वो 10th की नया सेशन स्टार्ट करेगी तो उसके दोबारा वो गोल करेगा, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा चलता जाएगा। गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, वो जो टीम आप लेकर आएंगे आप उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें जो उन्हें चाहिए वो आपका गोल हासिल करने के लिए। थर्ड आ जाएगा रिजल्ट ओरिएंट साइंस एंड आर्ट। अब उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए वो साइंटिफिक और आर्ट जितने मर्जी अब तरीके अपनाए उनको वो गोल हासिल करना पड़ेगा। अब ये मैंने 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। नीड नॉट बी एन ओनरशिप,
आप जो मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ ये नहीं करती कि हमने बस अपने एक गोल दे दिया हुआ टीम को, अब वो खुद करें, वो खुद उसके अंदर जाएगी और उसके अंदर वो हिस्सा लेगी। बोथ है आर्ट एंड साइंस, वो साइंस और आर्ट तरीके अपनाएगी। यूज़ अ प्रोफेशनल अप्रोच इन वर्क को हासिल करने के प्रोफेशनल अप्रोच अपनाए, प्रोफेशनल सोच अपनाए। ये तमाम तरीके हैं, आप इसको अपने लफ्ज़ों के अंदर लिख सकते हैं। अब इस काबिल है कि आप इसको खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, एक्सप्लेन करना अपने फॉयल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉयल एक बंदा है, उसने मैनेजमेंट के कुछ तरीके बताया, आपने उसको एक्सप्लेन करना है जी। तो इसका आंसर है फाउंडेशन ऑफ एनी सिस्टम। कहते हैं किसी भी मैनेजमेंट का जो सबसे मेन काम है वो है बुनियाद, कि वो मैनेजमेंट किस काबिल है। इस टोटल क्वेश्चन का जो थी मैंने वो यही है कि मैनेजमेंट किस लेवल की है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी वो स्कूल वो इदारा उतना अच्छा अपना काम करेगा, और जितनी गंदी मैनेजमेंट होगी वो इदारा उतना ही नीचे जाएगा। तो सबसे मेन काम होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इदारा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका इदारा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका स्टाफ स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपका स्टाफ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो स्टाफ जो क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो बच्चों को एक प्रोफेशनल वे से पढ़ाएगा और आपकी पोजीशन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फॉइल्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या है जी, सबसे पहले कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, कि आपने सबसे पहले अपने काम को डिवाइड कर लेना है। कि अगर एक क्लास 6 क्लास है, जो 6 क्लास के अंदर आपने 5 बुक्स पढ़ानी है, तो आपने क्या करना है, आपने उन 5 बुक्स को टाइम कट कर लेना कि एक बुक को 20 मिनट देने हैं। इस हिसाब से आपने अपने टाइम टेबल सेट कर लेने हैं। अथॉरिटी, अब उस 6 क्लास के अंदर आपने एक इंचार्ज एक खड़ा कर देना है, उसको आपने अथॉरिटी दे देनी है कि भाई आप इसके इंचार्ज हैं, और आपने वो तमाम क्लास के अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़ैन ख़राब हो गया, बल्ब वगैरह ख़राब हो गया, तो आपने उस चीज़ों को देखना है और आपने वो मैनेजमेंट तक वो बात पहुँचानी है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा डिसिप्लिन। जो मेन चीज़ें होती है डिसिप्लिन, जिस इदारे ने कामयाबी ली है, हासिल की है, उसने क्या किया, उसने अपने डिसिप्लिन के ऊपर वर्क किया। जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा उतना ज़्यादा चांस होता है पोजीशन आने का। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। मिलकर आप लोगों ने काम करना है, कि ये नहीं कहना कि ये जूनियर टीचर है, ये सीनियर टीचर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबको एक साथ आपने लेके जाना है। अगर आपके पास सीनियर टीचर आता है, वो अपना मसला पेश करता है और आप उसको हल करते हो, तो फिर जूनियर अगर आता है तो अपने उसको भी हल करना है। वो नहीं देखना कि ये सीनियर है तो मैंने इसकी इज्जत करनी है, और ये जूनियर है तो मैंने इसकी इज्जत नहीं करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा नो इंडिविजुअल इंटरेस्ट। किसी एक टीचर के अंदर आपने या किसी एक स्टूडेंट के अंदर आपने इंटरेस्ट नहीं लेके आना, तमाम स्टूडेंट एक जैसे होने चाहिए। रिम्यूनरेशन, वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेज फॉर देयर सर्विस। जो टीम आपके पास काम कर रही है उसको पे सैलरी जो आपने मुकर्रर की होगी आपको उसी टाइम आपको देनी होगी। यानी कि अगर एक स्कूल के अंदर आपने ये रूल बनाया हुआ है कि जो सैलरी है वो तमाम टीचर्स को 10 की 10 डेट को मिलेगी, तो तमाम टीचर को 10 की 10 डेट को पर सैलरी मिल जानी चाहिए। ये ना हो कि 10 को 10 को मिल रही है, कुछ स्टूडेंट को कुछ टीचर्स को 12 को मिल रही है, कुछ 13 को मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर यानी कि मैनेजमेंट का सिर्फ ये काम नहीं कि ऑर्डर देना, बल्कि वो मिलकर काम करेगी। इक्वालिटी यानी कि तमाम टीचर जो है वो इक्वल पर अपना हिस्सा डालें। सेंट्रलाइजेशन यानी कि गोल जो सेट किया है उसे अचीव करना। जो मैनेजमेंट ने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आप लोगों ने मिलकर काम करना है। अब ये 10 पॉइंट है, आपने क्वेश्चन की लेंथ को देख लेना कि कितना लंबा आपने क्वेश्चन लिखना है, उस हिसाब से इनको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा क्रिटिकल पाथ मॉडल विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्रिटिकल यानी कि CPM, क्रिटिकल पाथ मॉडल, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसके मेन चीज़ आपको बताऊंगा। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है वो क्रिटिकल पाथ इज दीज इक्वेंशियल एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक सरगर्मी जिसको आपने शुरू से लेके एंड तक लेकर चलना है, वो रास्ता आपने ढूंढना है। अर्थात मैनी प्रोजेक्ट हैव ओनली वन क्रिटिकल पाथ। एक सरगर्मी को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। सम प्रोजेक्ट में हैव क्रिटिकल पाथ मेथड, उनमें से जो कुछ तरीके होते हैं ना वो एक ही वे से चलते हैं। यानी कि अब एक इंसान है वो क्या करता है, वो 10th क्लास को मैथ करवा रहा है। अब जिस जो सी 10th क्लास को वो मैथ एक क्लास के अंदर करवा रहा है, बी क्लास के अंदर जाएगा सेशन में तो वहाँ पे भी वही मैथ करवाएगा और वही बुक करवाएगा। यानी कि ये एक ही मेथड के साथ वो काम करवा रहे हैं। अब अगर वो 6 क्लास में जाएगा तो वहाँ पे उनको ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाना पड़े, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो ये वहाँ पे ये जो CPM मेथड है, क्रिटिकल पाथ मेथड, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। More than one critical path depending on the flow logic used in the project।
कहता प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला जो सा वो तरीका है ना, वो एक से ज़्यादा रस्तों के ऊपर मुंतक होता है। इफ देर इज़ अ डिले इन एनी ऑफ द एक्टिविटी अंडर द क्रिटिकल पाथ, अगर अहम रस्ते के तक किसी भी सरगर्मी में तखीर हुई है तो वो प्रोजेक्ट की फराहमी में तखीर होगी। देयर विल बी अ डिले ऑफ प्रोजेक्ट डिवेलपिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा टाइम क्या होता है, इफ सच डिले इज अकर्ड प्रोजेक्ट एक्सेलेरेशन इज री सीक्वेंस इज डन इन ऑर्डर टू अचीव द डेडलाइन। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी है, तो इसका जो ना मेन तरीका, मेन जो थीम है वो आपको बता देता हूँ। ये जो तरीका है ना, पहली बार 1950 की दहाई में रैम्पटन रैंड कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दरमियान मुश्तरका मनसूबे के तौर पर मुतारफ़ कराया गया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहता है जी आपने अगर एक क्लास को पढ़ाना है, 6 क्लास को आप काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बंदा साइंस करवा रहा है, तो 6 का दूसरा सेशन जो सा 20 सेशन होगा, तो वहाँ पे भी वो बंदा मैथ साइंस करवा रहे हैं। तो देखिए बुक एक है तो रास्ता एक है, वो एक ही तरीके के साथ साथ आपको चलाता जाएगा। लेकिन वही बंदा जब 9th क्लास में जाएगा तो वहाँ पे सरकर जो सा करिकुलम होगा वो चेंज होगा, तो वहाँ पे उसको जो चीज़ें उसने एक्सप्लेन करनी होगी उसको किसी और वे के साथ एक्सप्लेन करनी होगी। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में ये समझ रहे कि जो एक ही किताब को सब एक ही किताब जो सी है वो 4-5 ग्रुप के अंदर पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है वो CPM मेथड को अप्लाई कर रहा है। अगर एक बंदा एक किताब को मुख्तलिफ सेशन में पढ़ा रहा है तो वो CPM मेथड है, और अगर वही बंदा 2-3 क्लासों को पढ़ा रहा है लेकिन चेंज करके पढ़ा रहा है तो वो CPM मेथड नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप इन CPM क्या होगा, एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन, एक्टिविटी सीक्वेंस, नेटवर्क डायग्राम, एस्टिमेट ऑफ ईच एक्टिविटी। यानी कि एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन और एक्टिविटी सीक्वेंस, यानी कि आपने सबसे पहले जो एक्टिविटी आपने करनी है क्लास के अंदर, जो आप काम करवाना चाहते हैं, आपने सबसे पहले उसका सीक्वेंस उसने मुकर्रर कर लेना है। यानी कि एक टीचर है वो क्लास के अंदर क्या है मैथ का काम करवाना है, तो सबसे पहले उसने क्या करना है 1.1 जो करवाना है उसका पहले वो कुछ हिंट देगा, कुछ आइडिया देगा बच्चों को कि प्लस के सवाल है तो आपने फ्लॉन्ग क्लास के अंदर चीज़ें पढ़ी हुई है, आज आपने थोड़ी सी नई चीज़ सीखनी है। नेटवर्क डायग्राम, आपने वो जो काम करवाना सबसे पहले उसकी डायग्राम बना देने जी, ये देखिए पहले आपने ये पढ़ा हुआ है अब आप ये पढ़ेंगे। एस्टिमेट ऑफ ईच एक्टिविटी, आपने क्या करना है, आपने एस्टिमेट लगा लेना है सबसे पहले कि आप 10th 9th क्लास में आप गए हैं तो आपने पहले भी एक सेशन स्कूल के अंदर पढ़ाया हुआ है और आपने देखे जो सिलेबस है वो आपने 6 माह के अंदर कवर किया हुआ है, और जो बच्चों के आपने टेस्ट वगैरह लिए तो बच्चे जो उनसे है वो टाइम उनका पास कम था तैयारी के लिए। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एस्टिमेट लगा लेना है कि आप जब क्लास के अंदर जाए सेशन शुरू करें तो आपने कोशिश करना है कि जो आपका सिलेबस है वो 6 माह से पहले पहले कवर हो जाए ताकि उनके बच्चों के टेस्ट वगैरह हो सके। एडवांटेज क्या है, ऑफर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटी, प्रोजेक्ट की सरगर्मियों की बसरी नुमाइंदगी पेश करता है। प्रेजेंट द टाइम टू कंप्लीट द टास्क एंड द ओवरऑल प्रोजेक्ट, कामों और मजमूई मनसूबे को मुकम्मल करना का वक्त पेश होता है। ट्रैकिंग ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़, अहम सरगर्मियों का सुराग लगाता है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, इन CPM में क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कंप्लीट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, किसी सरगर्मी के मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है इसमें। द क्रिटिकल पाथ इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर इन CPM, अहम रास्ता हमेशा वाजह नहीं होता। फॉर बिगर प्रोजेक्ट CPM नेटवर्क कैन बी कम्प्लिकेटेड टू, अगर किसी कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वहाँ पे ये CPM मेथड अप्लाई नहीं होगा। इस एक सादा मिसाल आप ये भी ले सकते हैं, अगर आप एक मिस्त्री है और आप एक काम जो सा ना मकान तमीर करना चाह रहे हैं, तो आपसे वो मालिक मकान पूछेगा जी ये जो मकान है कितने दिनों में आप कंप्लीट कर दोगे, तो आप एक आइडिया लगाते हैं जी मकान जो सा मैं 1 महीने के अंदर बना दूंगा। अब आपने एक एस्टिमेट आइडिया उन्हें बता दिया, लेकिन हुआ क्या, जब आपने जो नहीं काम शुरू किया तो 2 हफ्ते बारिशें होती रही, जो काम है वो डिले से डिले होता गया। इससे क्या होगा, जो आपने एस्टिमेट लगाया होगा बड़े प्रोजेक्ट का वो हो गया गलत, इसलिए वो जो CPM मेथड है वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, एक्सप्लेन की प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेशिएशन इन डिटेल। आपने प्रिंसिपल बताना है मॉनिटरिंग के और इवेल्युएशन के और इनकी परफॉर्मेंस के मतलब बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर क्या है। मॉनिटर इज़ अ डिवाइस और पर्सन वो ऑब्जर्व। मॉनिटर एक ऐसा आला है जो कि चीज़ों को या किसी इंसान को भी मुशाहदा या परखने के काम आता है। इवेल्युएशन इज़ मेकिंग ऑफ अ जजमेंट अबाउट एनीथिंग। इवेल्युएशन होता है किसी भी चीज़ के बारे में फैसला करना, उसके ऊपर अपना काम ठोस देना, ऑर्डर करना। अ प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, प्रिंसिपल क्या है जी, बीइंग विद द बेसलाइन स्टडी। बेसलाइन स्टडी मीन्स के लिंक क्या है, यानी कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक टीचर है वो 6 क्लास का है और वो मैथ करवा रहा है। अब उसी 6 क्लास के साथ एक और सेशन है 6 क्लास का है, वहाँ पे कोई और बंदा मैथ करवा रहा है।
अब जो स्कूल होगा वो मॉनिटर करे कि दो जो टीचर है काम जो करवा रहे हैं क्या वो एक ही एक्सरसाइज के साथ काम करवा रहे हैं। मीन्स कि अगर पहला सेशन ए है उसके अंदर 6.1 स्टार्ट हुई है तो बी जो सेशन है वहाँ पे भी 6.1 स्टार्ट हुई है। इन दोनों का आपस में लिंक होना चाहिए। मॉनिटरिंग शुड बी लिंक टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। जो स्कूल मॉनिटर इन चीज़ों कर रहा है उसे चाहिए कि वो उन टीचर्स को बताए कि जो टीचर आप आपस में बैठे और आपस में पहले आप डिसाइड कर ले कि आपने एक वीक के अंदर कितना सिलेबस कवर करना है, ताकि जो सेशन ए का टीचर है वो भी जो सेशन बी का टीचर है दोनों मिलकर उसी हिसाब के साथ अपने स्टूडेंट को लेकर चले। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, इवैल्यूएशन शुड फॉलो अ स्पेसिफिक मेथडोलॉजी डिज़ाइन टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम सक्सेस। वैल्यूएशन यानी कि उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए उसके ऊपर अमल दरामद करना कि उन टीचर को आप बैठाएं, उनको बताएं कि भाई आप ये काम करें, इसके ऊपर वैल्यूएशन, इसके ऊपर अमल दरामद करें ताकि हम अपने गोल को आसानी के साथ हासिल कर सकें। बोथ शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट टू राइट। दोनों टीचर जो उनसे वो आपस में एक दूसरे को इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे और मिलकर काम करें। वेलफेयर लोगों की आसानी के लिए काम करें एंड कॉन्फिडेंटली टू ऑल ऑफ दोज इन्वॉल्व इन दी प्रोग्राम। स्टाफ की इज्जत करें ताकि जो स्टाफ है वो अपना अचीव जो अपने गोल अचीव करना है उसे आप आसानी के साथ ये कर सकें। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? इज द सिस्टमैटिक एवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रो एंड द डेवलपमेंट। मुलाजमीन की कारकर्दगी को जानना और उसको मजीद तरक्की के लिए किसी शख्स की सलाहियत को समझना, ये परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल आ जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल इज जनरली डन इन सिस्टमैटिक वे विच आर एज फॉलोज। वो मुतज़्ज़ा तरीके के साथ आप उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी कि वो जो तरीके जिसके मतलब जिसे आप फॉलो करके अपने स्टाफ को परख सकते हैं। द सुपरवाइजर मेजर द पे ऑफ एम्प्लॉय एंड कंपेयर इट विद टारगेट एंड प्लान्स। जो सुपरवाइजर है उन्होंने जो नीचे एम्प्लॉय रखे हुए हैं वो उनको एक टारगेट दे और बताया कि आपने ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो उन साथ में उनको प्लान भी दे, अगर वो जो एम्प्लॉय है उस प्लान पे अमल करते हुए उन टारगेट को अचीव कर जाता है तो मीन्स कि आपने जो उनकी सैलरी लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो अपने टारगेट को अचीव नहीं करते तो आप उनकी सैलरी काट सकते हैं। द सुपरवाइजर एनालाइज द फैक्टर बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आया हुआ है सुपरवाइजर के पास कोई काम जॉब वगैरह करने के लिए, तो वो जो सुपरवाइजर है वो उसके जो पीछे प्रीवियस उसने काम किया हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको अपनी कंपनी के अंदर जॉब दे सकता है या फिर उसको पे सैलरी ज़्यादा कर सकता है। द एम्प्लॉय आर इन दी पोजीशन टू गाइड द एम्प्लॉय फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय है उनको उनकी पोजीशन देख के उनको काम करवाए उनसे। ये ना हो एक जो टीचर है वो मैथ का है और उसे आप इस्लामियात दे दे, और अगर इस्लामियात के टीचर उसे आप मैथ का सब्जेक्ट दे दे तो वैसे आप अपने गोल को पर नहीं पहुंच सकते। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है इसकी जी? टू मेंटेन रिकॉर्ड इन ऑर्डर। आप अपने रिकॉर्ड को तरतीब के साथ बरकरार रखें। लाइक वेज स्ट्रक्चर, जैसे उजरत का ढांचा, यानी कि आपने अगर अपना गोल सेट किया हुआ है तो आपने जो अपनी टीम रखी हुई है उसके साथ आपने जो डील की हुई है जी आपने मंथली हम आप कितनी पे करेंगे तो आप उतनी पे करें। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय। आप अपने मुलाजमीन की खूबियों और कमज़ोरियों की निशानदेही करें, यानी कि अगर आपने जो गोल अचीव करना था उसके ऊपर आप बाकायदगी से काम कर रहे हैं फिर भी आप उस गोल को नहीं अचीव कर रहे तो आप अपने स्टाफ की वो वीकनेस देखें कि क्यों नहीं हम वो काम कर रहे हैं, और अगर आप वो गोल को अचीव कर रहे हैं तो उनकी खूबियों को देखकर उन खूबियों को बढ़ाएं। प्रोवाइड अ फीडबैक टू एम्प्लॉय से आप फीडबैक लेके जो कंपनी है जो ओनर है क्या वो उनके साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मिलके इनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। इन्फ्लेक्शन वर्क हैबिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ के वो कोई उन्हें कोई रिफ्रेशमेंट का सामान फ्राहम करे, यानी कि एक कंपनी थी वह एक स्कूल है तो आपने एक गोल अचीव करना था। हमने 6 क्लास में इतने बच्चों को हम पोजीशन होल्डर लेकर आना था और इतने बच्चे जो स्टाफ को पोजीशन होल्डर लेकर आते हैं तो आप स्टाफ को कोई फ्रेशमेंट दे सकते हैं, गेट टुगेदरिंग करवा सकते हैं उनके साथ। एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? प्रमोशन उनके प्रमोशन दे सकते हैं, कंपेंसेशन बोनस वगैरह दे सकते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की मुलाजमत की तरक्की का मौका फराहम कर सकते हैं। मोटिवेशन, उन्हें आप हौसला अफजाई करें, इंतखाब की तौसीक दें, कम्युनिकेशन मवासलात उनके साथ करें, तो ये तमाम क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इन डिटेल। आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के मतलब मैंने बताना है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहता है इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ये इंसानी रवैये का मतलब जानना होता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एक हाई लेवल के ऊपर, द इंटरफेरेंस बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर के दरमियान फ़र्क करना एंड द ऑर्गेनाइजेशन, इंसानी रवैये और तंजीम के दरमियान इंटरफेस करना, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, और ख़ुद तंजीम को लेकर चलना।
Furthermore, it may be defined as the study of the way people interact with programs. लोगों के ग्रुप के दरमियान बातचीत के तरीके का मुतालिया क्या होता है? Organization behavior. OB can be divided into 3 levels. जो organization behavior है उसे 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है. तो पहला हिस्सा जाता है माइक्रो लेवल, द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक लोग के मुताबिक, द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान का स्टडी के मतलब मुतालिया माइक्रो लेवल कहलाता है. मैसो लेवल कहता है द स्टडी ऑफ वर्किंग ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप के लोगों का जो मुतालिया है वो मैसो लेवल कहलाता है. और मैक्रो लेवल होता है द स्टडी ऑफ द हाउ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बॉस का अपने एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर क्या है वो कहता है मैक्रो लेवल. ये 3 इसके लेवल थे. नेक्स्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑटोक्रेटिक, ओबीडियंस ऑफ बॉस, जो बॉस ने कह दिया आपको वो करना पड़ेगा, यानी कि ये होता है अपना सिर्फ ऑर्डर किसी के ऊपर थोप देना. इससे क्या होता है, इससे रिजल्ट भी मिनिमम आता है, एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता. सुपरेटिव, कोऑपरेटिव विद बॉस लीडर, जो बॉस है वो अपने स्टाफ के साथ अच्छा तावन करता है, मिलकर काम करता है, तो इससे होगा कि इसमें मैक्सिमम रिजल्ट आने के चांस होते हैं. कोलिगियल होता है कुलीग का आपस में तावन, यानी कि एक स्कूल के अंदर अगर 5-6 स्टाफ मेंबर है, उसमें से अगर एक स्टाफ ने छुट्टी करनी है तो वो दूसरे को कह देगा यार मैंने छुट्टी करी तो मेरी क्लास को भी हैंडल कर लीजिएगा, यानी कि मिलजुल के काम करना. कस्टोडियल, टू मेक एम्प्लॉय फील एज इट बॉस इट केयरिंग फॉर देयर पर्सनल नीड्स, ये कि यानी कि एम्प्लॉय का ऐसा एम्प्लॉय को ऐसा महसूस होना कि जो बॉस है वो अपने पर्सनल सिर्फ काम हमसे ले रहा है, हमें कोई तरीके का मौका फराहम नहीं कर रहा. ऐसा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस knowledge at various levels such as group, intergroup, organization, etc. to bring about the planned change. The following are some of the key value in most OD efforts. Respect of people, individual respect of people, यानी कि आपने कुछ अपने की पॉइंट बताने हैं OB फैक्टर्स के. रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, लोगों की जिम्मेदारियाँ करना, लोगों को इज्जत देना. इंडिविजुअल आर परसीव्ड एज द बीइंग रिस्पॉन्सिबल, अफराद को ज़िम्मेदार बाज़मीर ख्याल रखने वाला समझा जाता है. कंसिक्वेंट एंड केयरिंग, उनकी साथ इज़्ज़त करना, एहतराम के साथ पेश आना. ट्रस्ट एंड सपोर्ट, उनको एतमाद में लेना और उनकी हौसला अफजाई करना. पावर इक्वलाइजेशन, यानी कि मौसर तरीके उनको देना. कन्फर्मेशन, यानी कि मसाइल को ये ना हो कि पास जो काम करना है बस बॉस ने कहा तो हमने नहीं करना, बल्कि उन काम को आपने पाए तकमील तक पहुँचाना. पार्टिसिपेशन, the more the people who will be afforded by a chance are involved in the decisions surrounding that change, the more they will be committed to implement those decisions. वो लोग किसी तब्दीली से मुतासर हो गए, वो इस तब्दीली के इर्द गिर्द के फैसलों में शामिल हो गए, इतना ही वो इससे फैसलों को नफज करने के लिए पुरअज़म हो गए. बिहेवियर सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? बिहेवियर सिस्टम एनालिसिस फोकस ऑन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एनालिसिस एंड द सिस्टम एनालिसिस. सारा ऊपर वाला जो पॉइंट आपने लिखना है वही आपने यहाँ पे लिख देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, एलेबोरेट चेंज मैनेजमेंट एंड ड्राइव्स ऑफ चेंज. आप एलेबोरेट करना है मैनेजमेंट चेंज आप करें तो क्या तब्दीली रूनुमा होती है. चेंज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन इम्प्लीमेंट ऑन गोइंग इन्वायरमेंटल चेंज इन ऑन गोइंग सिस्टम. तब्दीली का निज़ाम जारी निज़ाम में जारी मौजूद तब्दीलियों के लिए किसी निज़ाम को तैयार करने और नफज करने के लिए एक मुनज़्ज़म सरगर्मी है. मैनेजमेंट चेंज का मतलब ये है कि अगर एक स्कूल के अंदर एक मैनेजमेंट काम कर रही है तो अगर आप उस मैनेजमेंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उस स्कूल के अंदर जितनी भी सरगर्मियाँ थी वो सारी की सारी दुश्वारी पेश आएगी. सो टू स्पीक टू चेंज मैनेजमेंट इज़ अबाउट द इन्वेशन स्ट्रेटजीज एंड स्पेसिफिक. इसका जो मद्दे मुकाबला यानी कि इसका जो थीम है वो ये है कि अगर आप एक स्कूल के अंदर एक मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके के साथ काम कर रही है तो फिर किसी वजह से अगर उस मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा तो उस मैनेजमेंट ने जो आपने 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जो आपने सेट गोल किए होंगे उन सेट गोल में कुछ ना कुछ दुश्वारी पेश आएगी, क्योंकि जो नई मैनेजमेंट होगी वो सारा उस गोल को उस तहकीक को पहले पढ़ेगी समझेगी, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगी, देन टाइम काफ़ी गुजर जाएगा. इसलिए जो पहले की मैनेजमेंट होगी वो जो काम अच्छे तरीके से कार्य होगी. इसीलिए कहते हैं कि जब एक बंदा एक जगह काम कर रहा है तो उसकी जगह क्योंकि दूसरा बंदा आएगा तो बच्चों को चीज़ें समझने में भी मुश्किल पेश आएगी और उसके ऊपर टाइम भी काफ़ी लग जाता है. आर डिज़ायर सेटअप इन द फ्यूचर, फिर मुस्तकबिल एक मतलूबा सेटअप तब्दीली के निज़ाम में कारोबारी अमल में तब्दीली, यानी कि एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर एक क्लास में टीचर जो है वो 7 क्लास को 2 साल से काम करवा रहे हैं. अब बच्चे जो है वो टीचर के मेथड से अच्छी तरीके से वाकफ़ हो चुके हुए हैं. अब क्या होगा, अब उस टीचर को अगर वो निकाल देते हैं, वो टीचर किसी वजह से चला जाता है तो जो नया टीचर आएगा
वो जब आके पढ़ाना शुरू करेगा तो एक तो उसको टाइम बड़ा लगेगा उसको बच्चों को सेट करने में, और फिर बच्चों को भी टाइम लगेगा टीचर को देखने में। इसलिए जो टीचर अपना काम कर रहा है उसे काम करने दे ताकि वो अपना कम से कम सेशन कंप्लीट करवाए। जितने क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, एक्सप्लेन असेसमेंट इन डिटेल एंड गिव बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। असेसमेंट is the traditional meaning is to collect data for the purpose of valuation। असेसमेंट का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, किसी डाटा को इकट्ठा करना। एडमिनिस्ट्रेटर हैव अ प्योर पॉजिटिवली अप्रोच टू एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव डाटा मेनली एंड आस्क फॉर जजमेंट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एविडेंस। इंतज़ामिया तलीम के लिए किसी खास नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखती है, फिर उसके ऊपर वो चीज़ें इकट्ठी करती है। यानी कि एक स्कूल के अंदर एक टीचर नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, स्टाफ क्या करेगा, जो एडमिन होंगे एडमिन स्टाफ क्या करेगा, उसको ऊपर फोकस करेगा, उसकी खूबियाँ को जारी करेगा कि वो इस काबिल है कि वो स्कूल के अंदर अपना काम जारी रख सके या नहीं। अब वो असेसमेंट जो है वो किस तरह की हो सकती है, वो वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। काइंड ऑफ असेसमेंट क्या है जी, समेटिव असेसमेंट, यानी कि वो असेसमेंट जो कि किसी क्लास में एट द एंड ऑफ क्लास, जब क्लास ख़त्म हो जाती है, जब साल ख़त्म हो जाता है तब उनसे ली जाती है, तो वो असेसमेंट होती है समेटिव असेसमेंट, जिसे आप फाइनल एग्जाम भी कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास के अंदर ही आपने काम दिया और अगले दिन आपने उसका टेस्ट ले लिया। वैल्यूएशन असेसमेंट होती है ओवरऑल आइडिया एक्सप्लेन इन डिटेल, आप क्लास के अंदर गए, आपने वहाँ पे अपना लेक्चर पढ़ाया और एंड वाले 5 मिनट में आपने एक टीचर स्टूडेंट को खड़ा किया और पूछा कि जो मैंने पढ़ाया वो सारे का सारा आप मुझे एक्सप्लेन करें। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप एक एक बच्चे को खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं और उसकी जो कमज़ोरी है उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। सोर्स ऑफ डाटा फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए कौन सा सोर्स होना चाहिए, टीचर मेड टेस्ट, टीचर जो क्लास में टेस्ट ले सकते हैं, एंड एक्टिविटी शीट, वो एक्टिविटी शीट के ऊपर भी टेस्ट ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन शीट ऑफ क्लासरूम पार्टिसिपेशन, एक शीट आप क्लासरूम के लिए रख ले, उसके ऊपर आप टेस्ट ले सकते हैं। होम ऑब्जर्वेशन शीट फॉर पेरेंट्स, बच्चों के वालदैन के लिए आप एक शीट रख सकते हैं, यानी कि आपने टेस्ट लिया, बच्चों को कहे कि आप इस घर में जाए और यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साइन करवा के लाए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो पेरेंट्स है वो बच्चों के साथ कितना इंटरेक्ट है। होमवर्क असेसमेंट, होमवर्क वगैरह आप बच्चों को दे सकते हैं। रब्रिक्स का मतलब होता है नंबर शीट, आप बच्चों को नंबर दे। ऑनलाइन प्रोफाइल एंड एनालाइज, आप ऑनलाइन उनसे टेस्ट ले सकते हैं, फाइनल एग्जाम ले सकते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स यूज इन मैनेजमेंट इन डिटेल। एप्लीकेशन आपने बताने हैं जो आज के जदीद दौर में जो टूल इस्तेमाल हो रहे हैं उसके मतलब आपने बताया है। ये बहुत ही लेंथी सवाल है और बड़ा ही मज़े का सवाल है। आप सोशल मीडिया के मतलब जो कि आज जदीद दौर है उसके मतलब आप तमाम लिख सकते हैं। ईमेल के ऊपर आप लिख सकते हैं कि हम ईमेल क्या है, ये कैसा तरीका है, इसका असल मकसद क्या होता है, चीज़ों की नकल करना, चीज़ों को पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो दो लोग हैं फेस टू फेस आपस में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्काइप आ जाएगा, स्काइप का मतलब आप बता सकते हैं। सोशल नेटवर्क में क्या आ जाएगा, ब्लॉग्स आ जाएंगे, कलेक्टिव आर्टिकल, वीडियो चैट, व्हाट्सएप वगैरह सारे इसके अंदर आ जाएगा। सब मोर टूल्स क्या आ जाएगा, बुक मार्किंग हो जाती है, कैलेंडर्स है, ई बुक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड वेब शो है। इसके अंदर जितनी भी आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, जिस इतनी ज़्यादा मैंने 48 तक लिखी हुई है, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मद्देनजर रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, एक्सप्लेन स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। Strategy management is all about identification and description of the strategies that managers can carry so as to achieve better performance and competitive advantage of their organization। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन हिकमत अमलों की शनाख्त और वजाहत के बारे में है जो मैनेजर अपने दायरे के लिए बेहतर कारकर्दगी को हासिल करवाने के लिए करता है। यानी कि एक जो अदारा है वो एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हमने फ़लाँ क्लास में इतने नंबर लेकर आने हैं, उसके मतलब वो प्लान करते हैं। अब इसके 4 स्टेप है। पहले है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, आप अपने माहौल को देखते हैं कि आपने इदारा काम करना है, यानी कि एक आदमी है उसने एक इदारा कायम करना है, वो अपने पहले जाके इन्वायरमेंट देखेगा मैं इदारा कहाँ पर शुरू करूँ। वो ना हो कि मैं सुनसान इलाके के अंदर अपना इदारा शुरू कर दूँ, वहाँ पर कोई बच्चे ही ना आए। सबसे पहले उसने इन्वायरमेंट देखना है, फिर वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, फिर वो जो इदारा देखेगा जगह देखेगा वहाँ पे वो फिर काम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा कि मैं यहाँ पे कितने दिनों तक काम शुरू करूँ, यहाँ पे मैं कौन सा स्टाफ लेकर आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चाहिए। फिर आएगा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट, फिर वो जब सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेगा फिर उसके ऊपर वो काम करने लग जाएगा, उसके ऊपर वो हिकमत अमली अपनाएगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा। स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, फाइनल स्टेप स्ट्रेटजी इवेल्युएशन मैनेजमेंट प्रोसेस, फिर जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा फिर उसके ऊपर एक मैनेजमेंट लेकर आएगा जो कि इन तमाम काम को मुकम्मल करेगा और आगे इसको स्कूल को लेकर जाएगा। स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग और डिसीजन
स्ट्रेटजी वो फैसले होते हैं जिसका ताल्लुक पूरे माहौल से होता है, जिसमें फ़र्द पूरे वसाइल को चलाते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपने वो जो मैनेजमेंट लेकर आए हैं, अब वो जो मैनेजमेंट बैठेगी और देखेगी कि हम इस इदारे इस एरिया के अंदर कितने बच्चों को हम पहले महीने में हमने लेकर आना है और साल तक हमने कितने बच्चे को इकट्ठा करना है और हमने क्या रिजल्ट लेकर आना है, ये तमाम उसके अंदर डिसीजन हो गए। अब करैक्टरिस्टिक्स क्या है जिसकी करैक्टरिस्टिक्स ये आ जाएगी कि आपने जो इदारा कायम किया है, अब आपने एक स्ट्रेटजी अपनानी है, करैक्टरिस्टिक्स अपना लेनी है। जी हमने ये जो एक क्लास के अंदर पहला गोला कि हमने 20 बच्चे एक महीने के अंदर इकट्ठे करने हैं। जब आप 20 बच्चे उस एक महीने के अंदर इकट्ठे करेंगे, फिर आप ये फैसला करेंगे उन 20 बच्चों के लिए हमने एक टीचर हायर करना है या 2 टीचर हायर करने हैं। अगर हमने एक टीचर हायर करना है तो उसकी कितनी की फीस होनी चाहिए, इस तमाम चीज़ों के मतलब आपने डिसीजन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा, एलेबोरेट केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इन सिंपल टर्म केपीआई इज अ वे ऑफ मेजरिंग हाउ वेल वी एज इंडिविजुअल और हाउ वेल इंटायर कंपनीज और बिजनेस यूनिट्स आर परफॉर्मिंग, यानी कि ऐसी चीज़ों की पैमाइश का एक ऐसा तरीका जो कि बासियत फ़र्ज या पूरी कंपनी या कारोबारी यूनिट को अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा करने के लिए तैयार करती है। यानी कि केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेट, आपने जितनी भी मुल्क के अंदर कंपनी है वो एक बासियत कौम या बासियत एक फ़र्द या बासियत एक ओनर अपनी कंपनी को देखता है या अपने स्कूल को देखता है कि मेरे पास वो कौन सा पॉइंट है, कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं तरक्की कर रहा हूँ या फिर तंजली की तरफ जा रहा हूँ। ग्रेजुएट रेट अवार्ड स्टूडेंट अटेंडेंस, वो देखिए अगर एक स्कूल है, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वो देखे कि वो जिस बच्चे के ऊपर पैसे लगा रहे हैं क्या वो ग्रेजुएट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनके अटेंडेंस देखे कि वो स्कूल में अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। रिसर्च रेट, रिसर्च ग्रांट आ जाएगा, उसके बाद ट्यूशन कॉस्ट आ जाएगी, आपकी यानी कि उस बच्चे के ऊपर कितनी ट्यूशन का खर्चा आ रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑन एड यानी कि अमदादी तलबा क्या फ़ीसद, यानी कि जिस स्कूल के अंदर कुछ मजदूर बच्चे हैं आप उसके ऊपर कितने पैसे लगा रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल के अंदर आ रहे हैं, कॉस्ट पर स्टूडेंट और फी तलबा के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है एक स्कूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अप्रोच, किस किस्म की क्वालिटी हो जो कि मैनेजमेंट को आप चेंज कर रहे हैं, उसके अप्रोचेस क्या हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट टू ओरिजिन टू क्वालिटी वर्ड इज़ फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड है जिसके मायने है क्वालाइट, ये इंग्लिश ज़बान में इसको कहते हैं डिस्पोजिशन यानी कि किरदार साजी या मजाज, एंड पार्टिसिपेशन प्रॉपर्टी ऑफ फीचर। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के मुताबिक यह है द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मीनिंग है द स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मयार आपने चेक करना है एज मेयर अगेंस्ट अदर थिंग, किसी दूसरी चीज़ के मद्दे मुकाबल। अब अप्रोचेज क्या सिस्टम अप्रोचेज है जी, 3 मेन अप्रोचेज है इसकी। ऊपर वाले पैरे में आपको बस थीम बता दूं जी, क्वालिटी जो से ये एक फ्रेंच ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैनी है क्वालाइट और इंग्लिश में इसके मैनी है किरदार या मजाज। क्वालिटी होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मद्दे मुकाबल लेकर आना और चेक करना कि दोनों में से किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, या फिर ये कह लें कि एक नए टीचर और एक पुराने टीचर को लेकर सामने आना और चेक करना कि कौन सा टीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को टीच करवा रहा है। अब इसके अप्रोचेस क्या आ जाएगी, तीन मेन पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला कि इनपुट, यानी कि आपने अपने स्टाफ को ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए। सबसे पहले आपने अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, प्रोसेस, फिर उसको आपने बच्चों के दरमियान भेजना है, वो काम करेगा उसके ऊपर, एंड आउटपुट फिर आपको उसका आउटपुट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है सिस्टम अप्रोच की, इंपॉर्टेंस as an interdisciplinary approach that considers the needs of customers, the system approach will ensure quality output that meet user requirement। इम्पोर्टेंस ये है कि आपने जो कस्टमर की जो नीड्स है, जो ज़रूरत है, आपने उसको पूरा करना है और आपने ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें कस्टमर को चाहिए आप वो उनको रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं। लिमिटेशन क्या है, अ सिस्टम अप्रोच डज नॉट इक्वेडलिटी स्पेसिफिक द इंडिपेंडेंस एंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसका थीम ये बन जाएगा, देखिए आपने एक जगह के अंदर अपनी मार्केट ओपन की, अब उस मार्केट में आपने एक टाइम टेबल लगा देना जी, हमारी जो मार्केट है वो 9 PM तक ओपन रहेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी। अब जितना भी जो अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सारे 9 PM तक काम वहाँ पे आएंगे, देखेंगे चीज़ें वगैरह लेके और चले जाएंगे, ये लिमिटेशन होती है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है जी, 7 क्वालिटी मैनेजमेंट है जी। पहली है कस्टमर फोकस QMP, सबसे पहले आपने कस्टमर के ऊपर फोकस करना है कि वो उसको किस किस्म की क्वालिटी चाहिए, QMP का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सेकंड आ जाएगा लीडरशिप QMP, आपने लीडरशिप आपने ऐसी रखनी है, आपने ऐसा स्टाफ रखना है कि वो जो चीज़ें लेने आया कस्टमर उनकी डिमांड को पूरा करे।
नेक्स्ट देखिए इंगेजमेंट ऑफ पीपल, आपने जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं उसको इस तरह से इंगेज करवाना है, हर चीज़ उनको मुहैया करनी है कि वो आपके स्टोर पर ही आए, किसी और स्टोर के ऊपर वो ना जाए। प्रोसेस अप्रोच OMP, आप इन्हें उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करना है। अब जो प्रोसेस अप्रोच है ये क्या है, ये नीचे अपने हमने अलग पॉइंट बनाया हुआ है। द रोल ऑफ अ प्रोसेस अप्रोच प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्टी ऑफ एन क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। एक ऐसी आपने स्ट्रेटजी अपनानी है, एक ऐसा आपने स्टॉप लेकर आना है जो कि जिस चीज़ की आपने मार्केट ओपन की है उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। एज एन इम्पोर्टेंट गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज। फिर आप क्या होगा, वो जो स्टाफ आएगा, वो जो तंजीम आएगी, वो आपके दिए हुए प्रोसेस के ऊपर काम अच्छे तरीके से करेगी, जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई होगी उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम करेगी। डेट इनहेंस द एबिलिटी ऑफ कंसिस्टेंटली डिलीवर अ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। फिर क्या होगा, आपके जो पास कस्टमर आएंगे वो भी मुतमिन होकर जाएंगे, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए होगी आपका स्टाफ उसको अच्छे तरीके से बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, देन वो आपके पास बार बार आएगी। देन आएगा पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा इम्प्रूवमेंट OMP, यानी कि आपने लम्हा ब लम्हा, डे बाय डे या मंथ बाय मंथ अपनी मार्केट के अंदर वो चीज़ें लेकर आनी है जो आज के दौर के अंदर लोगों को चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, आपने हर लम्हा ब लम्हा अपने डिसीजन लेने हैं और उसके ऊपर आपने काम करना है। नेक्स्ट आ जाएगा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दिस प्रिंसिपल आर नॉट लिस्टेड इन प्रायोरिटी, आपने सबूत के ऊपर फैसला करना है, आपने सब चीज़ों को मद्देनजर रख के काम करना है कि जिस जगह आपने मार्केट ओपन की है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, लोगों से मिले, लोगों से पूछे, देन आप अपनी मार्केट वहाँ पे ओपन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा एक्सप्लेन चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। अभी जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पीछे किया हुआ है, तो आप वो सारा यहाँ पे लिख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोसेस की चेंज मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। ये एक साइंटिस्ट है प्रॉस की, इसने कुछ मैनेजमेंट के तरीके बताए हुए हैं कि आपने अगर मैनेजमेंट को चेंज करना है तो आप क्या करें। फेज़ 1 इसने दिया हुआ है प्रिपेयरिंग फॉर चेंज, पहले आप अपना माइंड बना ले कि मैंने अपने स्टाफ में इसकी मैनेजमेंट को चेंज करना है। हाउ मच चेंज मैनेजमेंट डज अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नीड, तो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम करना है उसके ऊपर कितनी मैनेजमेंट आपने लेकर आनी है और कितनी को आपने वापस भेजना है। फेज़ 2 आ जाएगा मैनेजिंग चेंज, तो जो आपने मैनेजिंग आपने चेंज किया फिर उसके ऊपर आपने काम करना है। यानी कि एक स्कूल है, वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ है, वो काम कर रही है, ठीक है। अब वो वहाँ पे क्या हुआ, अगर बोर्ड की टीम वहाँ पे आती है विजिट करने के लिए और वो जो टीचर है वो लीव पे है, छुट्टी पे है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने उसके मुतबादल कोई और टीचर रखनी है और फिर वो उस टीचर को अपने नकाब वगैरह लेकर देना, ताकि जो बाहर से टीम है उनको डाउट ना हो कि ये टीचर जो है वो कोई और है। फिर सी है रेनफोर्सिंग का मतलब होता है कि वो जो आपने टीचर रखी है फिर आपने उसको बाकायदा उसको गाइड करना है, उसको एक्शन प्लान देना है कि भाई आपने घबराना नहीं है, हम आपके पास खड़े हो गए, हम आपके साथ रुकेंगे और आपने इनको हैंडल करना है। अप्रॉक्स की चेंज मैनेजमेंट मेथोलॉजी कहते हैं प्रोजेक्ट टीम्स मस्ट डेवलप एंड मैकेनिक्स टू सी द चेंज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, कि उस टीम पहले कोई वो जो टीम है वो आए, वो चेक करे कि जो काम हमने किया हुआ है, जो टीचर हमने चेंज की है, क्या वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इफ़ एम्प्लॉयज़ आर डूइंग देयर जॉब द न्यू वे एंड टू सेलिब्रेट सक्सेस, यानी कि अगर वो जो टीचर जो न्यू एम्प्लॉय थी वो अच्छे तरीके से अपनी जॉब को अच्छे तरीके से लेकर जाती है, अच्छा तरीका का काम करती है और कोई रिजल्ट अच्छा सा आता है, फिर आप उस रिजल्ट को सेलिब्रेट करें। अब मैनेजिंग चेंज किस किस तरह से हो सकती है, इंश्योर क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द रीज़न फॉर चेंज, हेल्प चेंज एंड हेल्प द स्पॉन्सर कम्युनिकेट, तब्दीली की वजह आपने वाज़ा कर देनी है अपने स्पॉन्सर को, अपने स्टाफ को कि हमने तब्दीली क्यों की है, वो टीचर क्यों नहीं 2-4 दिन आएगी, वो आपने बाकायदा उनको बता देना है। आइडेंटिफाई चेंज एजेंट फॉर स्पेसिफिक चेंज एक्टिविटीज सच एज डिज़ाइन टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो चीज़ आपने चेंज करनी है अपने अपने जड्स को बुलाना है और उसको डिज़ाइन पहले करवाना है, उसको डिज़ाइन करवा के उसको टेस्ट करना है, उसको टेस्ट करके फिर आपने वो इशू सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा असेस ऑल दी स्टेक होल्डर एंड डिफाइन द नेचर ऑफ स्पॉन्सर इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन, आपने अपने तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा करना है, उनको इस चेंज का आपने बताना है कि हमने ये चेंज क्यों की है, इसकी वजह क्या है, ताकि वो किसी गलत फहमी के अंदर ना रहें। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा प्लान द इन्वॉल्वमेंट एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ फॉर द चेंज स्पॉन्सर आर अर्जेंट, मनसूबा बना के तब्दीलियाँ कैसे कब कहाँ आपने करनी है और आपने वो स्पॉन्सर तक कैसे पहुँचानी है। assess the impact of the change on people and organized structure, लोगों को और तंजीम के ढांचे पर तब्दीली के जो असरात है वो वाज़ेह नज़र आए।
और उसका फिर अंदाज़ा लगाए कि ये चेंज जो आ रही है ये अच्छी चेंज है या नहीं अच्छी चेंज। प्लान एक्टिविटीज़ नीड टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज। आपने प्लान बना के काम करना है कि हम किस किस चीज़ को हमने चेंज करना है। इंश्योर दैट पीपल इन्वॉल्व एंड अफेक्ट बाय द चेंज अंडरस्टैंड द चेंज प्रोसेस। फिर आपने ये बात यकीनी बनानी है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप चेंज कर रहे हैं, क्या वो लोगों को कोई मसला तो नहीं दरपेश उसमें। ये ऐसी कुछ कुछ डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट है, 11 पॉइंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो का हम लास्ट एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो गए, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।